बस्तर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग बोली भाषा बोलते हों, कहीं से आए हों, पर वो पूरी तरह से बस्तरिया हो गए हैं और बस्तर में ऐसे रच बस गए हैं कि वहाँ की लोक कला, लोक परंपराओं के बारे में उनसे यदि बात करें तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सुभाष पांडे, पेशे से वकील, पत्रकार, रंगकर्मी और बहुत सारी किताब लिखने वाले सुभाष पांडे रहते तो ब्राह्मणपारा में हैं जगदलपुर के, पर उनका कार्य क्षेत्र पूरा बस्तर है और ख़ास करके लोक नाट्य और लोक परंपरा से वाकिफ़ है। वो हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगला, हल्बी, भद्री, छत्तीसगढ़ी, इन सब भाषाओं के जानकार हैं। उनके पास बस्तर में जो कुछ क्या हुआ, किस तरह से वहाँ का लोक रंग है, किस तरह बोली भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत सारी जानकारी वो रखते हैं। बहुत सजग हैं। पिछले 4 दशक से वो पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो हमको लगा कि हम जब बस्तर को जानने निकले तो मेरे साथ मेरे साथी देश के जाने माने कथाकार भालचंद जोशी, सूत्र पत्रिका के संपादक जगदलपुर के विजय सिंह, जो कि पड़ोस में ही रहते हैं सुभाष पांडे के, वो और हमने मिलकर सुभाष पांडे से अलग अलग विषयों पर बात की और ख़ास करके जगदलपुर और आसपास के इलाके में होने वाले लोक नाट्य के बारे में, लोक परंपराओं के बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में। तो सुभाष पांडे जी क्या कुछ कहते हैं, चलिए हम उनसे सुनते हैं। भतरनाट्य का जन्म कहाँ हुआ, किस ढंग से हुआ? देखिए, भतरनाट्य का जो प्रादुर्भाव है वो मूलतः उड़ीसा से हुआ है। हमारे यहाँ जो भतरी बोली बोली जाती है और उड़ीसा के बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर में जो बोली बोली जाती है उसको देसिया बोलते हैं। तो देसिया और भतरी लगभग मिलती जुलती है। तो भतरा समुदाय ने इस नाट्य विधा को प्रारंभ किया और सैकड़ों वर्ष हो गए, रियासत कालीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। तो मूलतः जो नाट्य के जो विषय वस्तु होते थे वो पौराणिक कथाओं पे आधारित होते थे, उनके नाट्य के जो विषय वस्तु। बाद में उन्होंने कुछ सामाजिक नाट्य भी दिखाना प्रारंभ किया, जैसे आपका लाल हजारी हुआ, पेटा हांडी हुआ, मुंद्रा माझी हुआ, ऐसे जो नाट हैं। मुंद्रा माझी नाट जो है एक प्रेम कहानी है, शौर्य और प्रेम की कथा है और ये बस्तर अंचल में प्रचलित है और उड़ीसा में भी प्रचलित है। तो जब ये चूँकि भतरी बोली में था ये नाटक, तो जब इसको है ना हमने सोचा कि क्यों न इसको हिंदी में किया जाए। तो करीबन 2 महीने के परिश्रम के बाद में मैं गांव जाता था, नाटगुरु लोगों से मिलता था, कलाकारों से मिलता था और उनके डायलॉग को नोट, चूँकि मैं भतरी बोली बोल सकता हूँ तो उनके डायलॉग को नोट करता था, कथा को नोट करता था। उसके बाद मैंने उसका अनुवाद किया नाट्य रूप में और ये 1992 में बस्तर हाई स्कूल के प्रांगण में नाटक खेला गया था और काफ़ी सफल रहा। और इस नाटक के निर्देशक थे GS मनमोहन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। विजय भाई भी उनके साथ बहुत काम किए हुए। तो इस नाटक को हमने जब प्ले किया तो क्लिक हुआ लोगों में कि ये भी ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी कहानी होती है क्या कि प्रेम और शौर्य की। इसमें फैंटेसी भी है। तो नाट की कथा यह है कि मुंद्रा माझी नामक एक नवयुवक है जिसके माता पिता उसके लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं शादी के लिए। तो वो मुंद्रा माझी का कहना ये होता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो 8 परगन में इलाकों में सबसे सुंदर हो और बहुत ही अच्छी हो। तो ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? तो ये लड़की ढूंढने के लिए जाता है, तीर धनुष लेकर के जाता है। तो जाते जाते उसको रास्ते में रंग बांधा नामक एक गांव का एक आदमी मिलता है
जो कि एक मांत्रिक है। उस मांत्रिक से बोलता है कि मैंने सुना है कि मैनामती नाम की एक बहुत सुंदर लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो रंगबांधा कहता है कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँच पाओगे, क्योंकि वो 7 मास पानी के नीचे रहती है और चारों ओर जल कामिनियाँ पहरा देती हैं, बहुत कठिन है। तो बोले नहीं, कुछ भी करो, मैं उस लड़की से शादी करूँगा। तो रंगबांधा अपने मंत्र शक्ति से एक मोहिनी मंत्र चक्र फेंकता है, मंत्र सिद्ध चक्र फेंकता है। तो वो चक्र जा करके, है ना, अदृश्य चक्र जा करके मैनामती को जब छूता है तो मैनामती भाव विह्वल हो जाती है उसके प्रेम में। फिर वो मैनामती के से जब विवाह का प्रस्ताव लेकर के उसके पिता के पास जाता है तो बोले कि मैनामती का मैं हाथ तब तुम्हारे हाथ में दूंगा जब तुम हिरला डोंगरी में एक मादा सुअर है, जो कि बहुत दंतैल मादा सुअर, जो कि बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम उसको मार सकते हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो वो पहाड़ में जाता है और उस खतरनाक मादा सुअर को मार कर उसको अंग अंग बिखेरता है। तो फिर वो उसका पिता खुश होकर के मैनामती का हाथ उसके हाथ में दे देता है। फिर मैनामती को लेकर के अपने गांव में आ जाता है मुंद्रा मांझी। कुछ दिन मैनामती रहती है तो उसकी जो सास है उसको बहुत खटाती है, बैला चराने भेजती है, घर का काम कराती है, इस दुनिया भर। तो मैनामती फिर भाग के मैके चले आती है। उसके बाद मैके चली आती है और फिर कुछ दिन के बाद उसको लेने जाता है, कुछ दिन के बाद लेने जाता है। तो फिर वो मैनामती फिर है ना, फिर उसके साथ अपने पति के घर लौट आती है। तो इसमें कई शेड्स हैं। इसके बीच में क्या होता है कि जब मैनामती को वापस दोबारा लिवाने के लिए मुंद्रा मांझी जाता है तो यहाँ एक फैंटेसी है। तो बोले नहीं, मेरा तुमसे पहले लेखन मांझी बोल करके एक था मेरा भूतपूर्व प्रेमी, वो मुझे है ना मुझसे विवाह करना चाहता था, कहीं वो रास्ते में मिल गया तो क्या करेंगे। तो मुंद्रा मांझी बोलता है चलो मैं तुमको पोटली में बांध लेता हूँ। तो इतना सा पोटली में मैनामती को बांध लेता है और कंधे पर टांग लेता है। फिर रास्ते में जाता है तो बोले पोटली में क्या है, बोले कुछ नहीं। तो टटोल के बोले इसमें तो भुट्टा है, इसमें तो कांदा है। वो टटोल के देखता है तो मैनामती गुदगुदी होती है तो हंस पड़ती है। तो बोलता अच्छा, तो मैनामती को पोटली में बांध के ले जा रहे हो, तुम मेरे से लड़ाई करो, अगर तुम मुझसे युद्ध में जीत जाओगे तो मैं मैनामती को ले जाने दूंगा। तो फिर दोनों में एक लड़ाई होती है जिसमें मुंद्रा मांझी जीत जाता है। फिर मैनामती को उसकी सहेलियों के साथ नाचते गाते हुए अपने घर ले जाता है। ये इसकी टोटल स्टोरी है। समझे सुभाष जी, इसमें एक बस्तर में एक कहानी आती है जिसमें लम सेना का बहुत जिक्र होता है। देखिए, मैंने ये लम सेना जो शब्द है ये खास करके उन इलाकों में ज़्यादा प्रचलित है जो कि हमारे सीमावर्ती छत्तीसगढ़ और बस्तर की जो सीमा है ना, ये लम सेना का जो है ना, हमारे यहाँ तो देखिए परंपरा जो है घर जमाई का है। तो घर जमाई के लिए क्या होता है कि कोई लड़का है मान लीजिए और उसकी लड़की है, तो वो आके रहने लगता है, उसका खेती बाड़ी संभालता है, वो सब कुछ करता है। फिर उसकी परंपरागत तरीके से उसकी शादी कर दी जाती है, वहाँ घर जमाई के रूप में रहता है। मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, मान लो कोई लड़की अपने प्रेमी से प्यार करती है ना, और उसके घर चले आती है, तो विधिवत उसकी शादी फिर बाद में कर दी जाती है दोनों पक्षों की सहमति से। हमारे बस्तर के आदिवासी अंचल में अवैध संबंधों की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है और बहुत ख़राब समझते हैं। और दो परिवारों के बीच में सहमति से ही शादी होती है। और इसमें है ना, अगर लड़का लड़की पसंद हो, इसको ख़ास तौर पे महत्व दिया जाता है कि हाँ, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं।
चाहे मेले में मिले वो एक दूसरे के साथ, है ना। तो वो क्या है कि मेले में क्या है ना, वो टावेल पहना रहता है लड़का मेले में, लड़की देख वो टावेल खींच लेती है और खींच लेती है। उसके बाद में उसमें है ना, बाद में अगर उनका प्रेम प्रकरण आगे बढ़ा तो उसमें चिवड़ा गुड़ और गुड़िया खा जाए, जिसको बोलते हैं देसी जलेबी टाइप का गुड़ की बनी हुई, वो बांध करके दे देती है। माने हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से गलत तरीके से अनैतिक संबंध की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन हम यहीं पैदा हुए हैं और हम देखे हैं, तो वो ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। अब लड़की आ गई अपने प्रेमी के घर, तो लड़की के माता पिता को पता लगा तो वो लड़के घर पहुंच जाते हैं। फिर शादी की शर्तें तय होती हैं, और तय होने के बाद से है ना, वो खर्चा तोड़ते हैं कि भाई ये तुम इतना चावल लाओगे, इतना धान लाओगे, एक बकरा लाओगे, लांदा लाओगे या शराब लाओगे, जैसे आदिवासी समाज में होता है ये सब। उसके बाद में है ना, आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार इसमें सारा यानी सब जो खर्चा होता है वो लड़के वालों का ही होता है, खर्चा, समझे ना। उसमें हमारे यहाँ आदिवासी समाज में दहेज प्रथा नहीं है कहीं भी नहीं। हाँ, तो गरीब से गरीब लड़की भी है ना, साहूकार के यहाँ भी ब्याही जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर लड़का लड़की पसंद है तो इसमें उसकी माली हैसियत नहीं देखी जाती, ये गरीब है या अमीर है, ऐसी नहीं देखी जाती माली हैसियत, समझे। तो इस तरीके से एक वैवाहिक परंपरा का निर्वाह किया जाता है, जो कि बहुत ही आदर्श समझा जाता है हमारे। नहीं, मैं लमसेना की बात कर रहा था, उसमें लमसेना जो होता है ना, लमसेना शब्द हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है, खासकर भतरा हलबा समुदाय, धुरवा भतरा हलबा समुदाय में या गोंडों में मैंने नहीं सुना कि लमसेना शब्द का कोई ये है। ये लमसेना जो शब्द है छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। हमारे यहाँ से मैंने नहीं सुना। हाँ, घर जमाई को जो हम लोग घर जुआएँ बोलते हैं, तो उसके तो है। तो लमसेना का वही अर्थ है कि वो जा कर के वहाँ पर जवाई की तरह रहने लगे बोल करके। तो हमारे यहाँ ये प्रचलित नहीं है। यहाँ पर मुरिया और गोंड जाति में शादी की परंपरा अलग है। मैं तो ये हलवा भतरा इसमें बता रहा हूँ आपको, जो हमारे यहाँ जो आदिवासी जिनके हम बहुत निकट हैं, है ना। तो रियासतकालीन व्यवस्था में जैसे हलवा है, भतरा है, राउत जाति का है, धुरवा है, इनका अंतःपुर से लेकर के पूजा घर में लेकर के रसोई घर तक इनका प्रवेश है ना स्वीकार्य है। उनको यही बहुत बड़ी बात है। आज सभ्य समाज में है ना, बड़ी जाति छोटी जाति का जो एक रोग लगा हुआ है ना, तो उससे अलग हट करके है ना, एक सभी जातियों को सम्मान देने की जो परंपरा है, ये हमारे आदिवासी समाज में है, समझिए। तो नाट में जो होता है कि नाट की जो व्यवस्था होती है, किसी भी गांव में जब नाट दल जाता है तो उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था और एक होता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, ज़मीन में नाट किया करते थे, चारों ओर से दर्शक बैठते थे और गैस बत्ती की रोशनी में वो नाट किया करते थे। और ख़ास बात ये थी कि नाट के जो कलाकार होते हैं, जो चाहे नायक हो, नायिका हो, और तुम्हारा खलनायक हो, जोकर हो, जो भी हो, और जो वादक कलाकार हैं, ये सारे के सारे कलाकार सब काम कर सकते हैं। माने सब कलाकार संवाद बोल सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, सब। एक नहीं आया दूसरा उसकी जगह ले लेगा। तो ये बहुत शानदार उनका वो है। तो ये जो यात्रा होता है बंगाल और उड़ीसा में, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट है, उनको ज़्यादा एडवांस है, ये कहना चाहिए। हाँ, ज़्यादा एडवांस। तो हमारे यहाँ तो साधन सीमित हैं। अब मुझे कहने में कोई इसमें गुरेज नहीं है कि अब नाट की परंपरा बहुत तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है।
एक है ना विद्रूपित परंपरा गांव में घुस गई है कि किसी उत्सव के अवसर पर हम है ना स्क्रीन लगा देते हैं सिनेमा का, या टीवी लगा देते हैं, माइक लगा देते हैं, गाने बजाते हैं और नाचते हैं। और कुछ गांव में तो ये हालत है कि है ना ये जन्मदिन भी हैप्पी बर्थडे करके केक काट रहे हैं। आदिवासी भी, हाँ, आदिवासी बहुत विद्रूपित, सब जगह नहीं, कुछ मेरा मतलब है कि आदिवासी भी करते हैं ऐसा। आदिवासियों में भाई ये केक वाला कहाँ से आ गया नहीं मालूम, सब में नहीं, सभी आदिवासी नहीं करते। अब सभी आदिवासी जन्मदिन भी नहीं मनाते। ये जन्मदिन मनाने के जो एक प्रकार से परंपरा जो अडॉप्टेड किए हैं इन लोगों ने शहर से, पढ़े लिखे तो हाँ वो हैप्पी बर्थडे टू कर रहे हैं। नौकरियों में आ गए। हाँ, कुछ गांव में मैं गया तो देखा लड़कियां जीन पैंट पहन करके, लड़के पैंट पहन करके है ना लोकल डांस कर रहे हैं। अब ये बहुत तेज़ी से विद्रूपित हो रहा है। दूसरी बात, अगर राज्य शासन की ओर से इस लोक बोलियों को, लोक नाट्य को बचाने के लिए कुछ किया जाता, कोई कार्यक्रम निर्धारित किया जाता या जानकारों की सेवाएं ली जाती तो अच्छा रहता। क्या किया जा सकता है? लेकिन नहीं, कोई राज्य शासन का बस्तर, करे तो क्या करना चाहिए? हाँ मैं पहले बोलता हूँ, राज्य शासन का बस्तर की लोक बोलियों को बचाने की दिशा में अभी तक का कोई योगदान नहीं मिला है। ठीक। कोई हमारे यहाँ के संस्कृति विभाग से आप जाइए, हमने सुना कि विलुप्त होती लोक बोलियों को बचाने के लिए शासन की ओर से आवंटित कर रहे हैं लोग पैसा। तो आज रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है, वहाँ जाकर उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनके आंचलिक रीति रिवाजों को आप संरक्षित रखिए, अपनी बोली भाषा बोलिए बोल करके। तो किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं है, वो बता दें वहाँ जाओ। और मेरे को जो बोलना है बोलें वो, कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे है ना जो सजा देना दे। आपकी बात समझ में- बोलियाँ कैसे बचेंगी, कैसे बचेंगी? भाई आप विद्रूपित हो रही है बोली, और लेखक लिख रहे हैं किताबें, आप बताइए वो किताबें पढ़ सकते हैं क्या वो लोग? तो हमको बताना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। सवाल जी कि ज्यादातर किताबें मैंने देखी जी कि ज्यादातर किताबें मैंने देखी यहाँ पर अक्सर वो गैर आदिवासियों की हैं। आदिवासियों ने लिखी हाँ, है किताबें। जी आदिवासियों में लिखे हैं, कम लोगों ने लिखा होगा। जो है ना गैर आदिवासी, चूंकि गैर आदिवासी हैं वो मूलतः वो बस्तिया ही कहलाते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो अपनी जगह। जैसे मैं बामन हूँ, ये लोग ठाकुर हैं, है ना, कोई राउत है या कोई महाराज जाति का है या कोई वैश्य है या कोई क्षत्रिय है, जो भी है, ये लोग चूंकि बस्तर में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, तो जैसे मैं हूँ तो हमारा खान पान, हमारी बोली भतरी बोली है हमारे घर में। हम लोग है ना 700 साल पहले उड़ीसा से आए यहाँ पर बस्तर में, राजा ने हमको बुलाया, फिर फैल गया। एक बात बताओ, जैसे झारखंड में गया था, अरुणाचल प्रदेश से भी, मैं तो आदिवासियों पर बहुत काम कर रहा हूँ। जी तो वहाँ के जो हैं, वो जो मूल आदिवासी हैं वही लोग लिख रहे हैं, वो जो घने जंगलों में रहते हैं। तो उनके जो जीवन अनुभव है, आप कितनी भी कोशिश करें वो आपके जीवन अनुभव नहीं होंगे। बोली आ जाना और बात है, और जंगलों में वो जो बीहड़ जीवन बिताया उन्होंने, वो अनुभव को जब वो क्रिएटिव राइटिंग में लाएंगे वो बिल्कुल भिन्न चीज रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं वो चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा हुआ है, झारखंड का जितना राइटिंग हुआ वो सब आदिवासी लेखकों ने किया है, जी। अरुणाचल प्रदेश में जी। किया है, पर बस्तर में मैं कम देखा। देखिए हाँ, मैं कह रहा हूँ यही आपने जो बात की ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम आदिवासी समुदाय को बहुत ही शिक्षित करें, उनको है ना सुसंस्कृत करें, और उनके लेखकीय जो है ना उनकी क्वालिटी है, जो खासियत है, उसको उजागर करें, उनको प्रोत्साहित करें। तो इसके लिए जो शहर में लोग हैं वो अपने साथ सामान और अपने कोशिशों से कितनी यात्राएं करेंगे, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कौन व्यक्ति जाएगा? ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, स्वतंत्र लेखक यहाँ पर कम है। तो नौकरी पेशा आदमी कहेंगे कि वो गाड़ी या कार या मोटर लेके, लैपटॉप लेकर के या के लेकर के चले जाए,
तो वो ये तो कह रहा हूँ कि है ना, सुविधाएं ना और साधन मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, तो कैसे उनको प्रमोट करेंगे हम लोग। दूसरी बात, अभी भी है ना शिक्षा का जो है ना स्तर है वो बहुत कमज़ोर है गांव-गांव में। हालांकि सरकार ने गांव-गांव में स्कूल खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं के बाद में पढ़ाई वो लोग छोड़ देते हैं। कम लोग हैं मैट्रिक करे, बीए करे, या कोई डॉक्टर बन गया, या कोई इंजीनियर या चला गया, पुलिस में चला गया, ये बहुत ही कम लोग हैं। तो अभी भी है ना हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है कमज़ोर है, और है ना शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। और जिस मायने में आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो ट्राइबल जो लेखक हैं, या उनको लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब हम जो एक लोक संस्कृति संरक्षण समिति बनाते हैं, तो हमको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, कोई मदद नहीं मिलती। तो हम गांव-गांव जाएं, उनसे बातचीत करें। तो मैं बता रहा हूँ इसी वजह से हमारा जो लोक साहित्य है वो 90% वाचिक परंपरा में है। वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, क्योंकि नई पीढ़ी है उसको पसंद नहीं कर रही है। तो उसको बचाने के लिए हमने एक समिति बनाई। तो 90% नहीं 95% और सभी प्रदेशों में अरे वाचिक परंपरा से ही आप ये बताइए, एक बात, बादल एक संस्था था, सब लोग काम किए, विजय भाई भी थे, सब कुछ थे। जब अच्छा काम करना शुरू किए तो वो लोग है ना एक बिल्कुल जैसा शासकीय है ना नियमावली होती, बदलते चले गए। आप काम करने नहीं दे रहे हो, फिर अपने आदेश थोप रहे हो, आप अपनी जानकारियाँ थोप रहे हो। आपको जानकारी नहीं, आप अपनी जानकारियाँ थोप रहे हो, हैं। रिसर्च वर्क में आप कुछ कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण तो बात कही ये आपने। जो रिसर्च वर्क के लिए सुविधाएं भाई, रिसर्च वर्क भी तो होना चाहिए ना, तब तो बात आगे बढ़ेगी। Realize the point. तब तो बात आगे। हमारे एक है ना कोर्ट में काम कर रहे हैं विक्रम कुमार सोनी, अभी 4 साल 5 साल की 8 साल हो गया। वो हल्बी लिपि में हल्बी का एक लिपि उन्होंने बनाई है, हल्बी बोली की। कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, अब लिख के बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। 3-4 किताब उन लोगों ने लिख लिए। भाई रुद्रनाथ पाणिग्राही ने कितना, अभी उनके 5 वाले में 5000 का मेरा अनुमान है। बस्तर समग्र बोल के 5 खंडों में समग्र बस्तर को लेके उनका एक वो आ रहा है, लेखन आ रहा है। तो वो नहीं कर रहे हैं। अब जितने लेखक लोग हैं, वो लेखक तो लिख करके उन्होंने PhD प्राप्त कर लिया है, और सम्मानित हो गए, पुरस्कृत हो गए, दिल्ली, भोपाल, रायपुर, सब जगह। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक कैंप के एक शिविर किए, कुछ भी नहीं किए हैं। अभी देखिए, हम तो वाचिक परंपरा को सम्मान देते हैं, हम लोग वाचिक परंपरा का सम्मान। तो उस वाचिक परंपरा के साहित्य को लिपिबद्ध करने का एक कार्यक्रम तो शुरू होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्मी जगार का वाचिक परंपरा का साहित्य जो क्या कहते हैं, हरिहर वैष्णव ने लिखा। और यहाँ रहते, चूँकि एक बहुत गर्व की बात है कि इनके घर में हल्बी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी तो जानते ही हैं, लेकिन हल्बी बोली को पूरा सम्मान मिला है इनके यहाँ। हाँ, तो ये सम्मान है ना राजाओं के यहाँ मिलता था, रियासतकालीन लोगों में। और एक बस्तरी बोली है जो कि उड़िया, भतरी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी का एक मिक्स बोली है। उस बोली को बस्तरी बोली बोलते हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा का शानदार उदाहरण है। कुछ नहीं हो रहा है आज। नाट गुरु किस हालत में, कहाँ है, क्या तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को सुध लेने की कहीं भी कोई चिंता नहीं है। तो कैसे होगा बताइए आप लोग। और वो बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हमको लुप्त बोलियों को बचाना है, लुप्त संस्कृति को बचाना है, विद्रूपित होती हुई सांस्कृतिक रुचियों को बचाना है। अरे सवाल इस बात का कि आप क्या मदद हो रही है हमको शासन की ओर से। अब एक व्यक्ति जो कि एक है ना वेतनभोगी व्यक्ति है, अपने परिवार को देखता है और अपनी किताबें लिख रहा है, उसे हम उम्मीद नहीं कर सकते अपने पूरा पैसा खर्च करके, तनख्वाह का पैसा खर्च करके गांव जा करके इंटरेक्ट करता रहे। गोनी का क्षेत्र सीमित है, भौगोलिक स्थिति में ये बोलियां बोली जाती हैं, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा है?
देखिए नारायणपुर के इलाका जो पूरा गोंडी क्षेत्र है, गोंडी बोलते हैं। आप इधर चलिए आइए कोंटा साइड में, तो वहाँ पर दोरली बोलते हैं। दोरली बोली में है ना तेलुगु के कुछ शब्द हैं उसमें मिले हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे भत्री बोली में उड़िया के बहुत सारे शब्द मिले हुए हैं लोकल में, है ना। तो और हल्बी बोली जो है हमारे यहाँ हल्बी बोली, वो लगभग ऐसा लगता है जैसे कि आप मराठी सुन रहे हैं। और ये सीमावर्ती क्षेत्र में है तो मराठी है। तुम अब उसमें बोलते हैं मराठी, तुमचा नाव काय है, तो तुम हम बोले तुमचो नाव काय है, तो करीब करीब मिलता जुलता है। तो मैं हाँ, तो इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये पड़ा है अभी भी है ना, उस क्षेत्र में है ना हल्बी बोली के जानकारों का प्रभाव है। और ये जो है ना इस साइड मध्य बीजापुर इस साइड में अभी भी तेलुगु बोलते हैं, गोंडी भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, दोरली भी बोलते हैं। और हमारी साइड में धुरी भी बोली, धुरवा लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा वो कल्चर्ड कहा जाता है उन लोगों को। हाँ, तो धुरवा लोग जो है ना ये बेल्ट है, तो आपके इधर से चलिए तो आपके धनपुंजी साइड से चलिए, उधर कोटम साइड से चलिए, उधर है कि नहीं पूरा वो क्षेत्र है ना वो धुरवा लोगों का है। कफन कहानी को हम बहुत पहले से स्कूल के ज़माने से पढ़ते चले आ रहे थे। तो मैंने लिखा कि यहाँ के जो इस कहानी में जो दुख है, सुख है, अभाव है, आकांक्षाएं हैं, हमारे आदिवासी समुदाय से अलग नहीं है। इसलिए मेरे को उसने क्लिक किया, तो मैंने उसको हल्बी बोली में कफन कहानी को नाटक के रूप में परिवर्तित किया, मरनी पाटा के रूप में, जिसको विजय ने इफ्टा से इसके 3-4 शो किए जो काफ़ी। अब उसमें एक डायलॉग है कि बोले क्या करें साहूकार, जब से पड़ी हमने है ना पूरा दुनिया को बुलाया, इसको बुलाया, कई प्रकार से दवाई दी, अब भगवान ही मालिक है। और साहूकार को है ना घिसुआर माधव कहते हैं। तो हम काय करन दे मालिक, हम कितनो उपाय कर लूँ, सिरा के बोले बसा लूँ, दवाई बोले दे लूँ, ये बोले कर लूँ, मानता नहीं बोले कहीं से बोले अरे मर लीजिए मरो, उनको भगवान नगद बीती कपड़ा दे दे। हाँ फिर हाँ, और उसमें एक डायलॉग था, क्यों नैना झमकावे ठगनी, क्यों नैना झमकावे। लास्ट में जब मदमस्त हो जाते हैं घीसू और माधव और नाचने लगते हैं, तो फिर मेरे को ख्याल आया कि क्या देखा जाए। तो फिर मैंने उसका अनुवाद किया, काय काजे लुका छाई खेलसिस रे ठगरी सोई, ओ ठगी नहीं क्यों तू लुका छिपी खेल रही है। तो 25 साल से ज़्यादा हो गया ना, 25 साल से ज़्यादा हो गया। उसकी स्क्रिप्ट भी भाई के पास थी, कहीं पढ़ी होगी। लेकिन मेरे ख्याल लाला जी ने प्रेमचंद की 12 कहानियों का अनुवाद किया हुआ है। तो कहानियों का अनुवाद अलग है, और उसको नाट्य रूप में परिवर्तित करने की जो कोशिश है वो एक श्रमसाध्य कोशिश है, और वो होना चाहिए, समझे ना। क्योंकि उन्होंने ग्रामीण परिवेश पे अनेक कथाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद जी ने। तो उनका हम भाई बिहार और उत्तर प्रदेश के आदिवासी अंचल के सुख दुख से हमारा अलग कहाँ है, लगभग वैसे ही है ना। वो हम भी वही हैं, प्रताड़ित होते हैं, अभाव है, दुख है, बीमारी है, अशिक्षा है, सब है। और बताइए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि सुभाष पांडे के मन में एक व्यथा है, एक दुख है कि बस्तर की बोली, भाषा और लोक नाट्य की परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इनको संरक्षित करने की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में काफ़ी कुछ किया है, पर बहुत कुछ होना बाकी है। सुभाष पांडे जैसे लोग जो कि अपने वकालत के पेशे, पत्रकारिता के पेशे के साथ साथ एक संस्कृति कर्मी हैं, उनके मन में इसको लेकर बहुत सवाल हैं। कई जगह उनका गुस्सा भी दिखाई देता है, पर निश्चित रूप से जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है उसके भीतर इस तरह का एक उद्वेलन होना जरूरी है।